नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है तलाक के बाद का सफ़र। मनोज को आज उठने में थोड़ी देर हो गई थी। वह हड़बड़ाहट में अपनी बेटी परी से मिलने उसके स्कूल पहुंचा तो उसने देखा अनन्या उसकी तलाकशुदा पत्नी परी को लेकर स्कूल से बाहर निकल रही थी। वह दौड़कर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, इसे कहाँ ले जा रही हो? कोर्ट के आदेश अनुसार आज महीने की पहली तारीख है। आज मैं अपनी बेटी से मिलूंगा। अनन्या बोली, अगले महीने मिल लेना। आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। कुछ देर बाद मेरी ट्रेन है। वह अपनी बेटी का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जब तुझे पता था कि आज मेरी बेटी से मिलने की तारीख है, तब तुमने आज की टिकट क्यों बनवाई है? हर समय तुम अपनी मनमानी करती हो। अनन्या गुस्से में अपने तलाकशुदा पति को धक्का देते हुए बोली, छोड़ो मेरी बेटी का हाथ। मुझे देर हो रही है। मेरी ट्रेन निकल जाएगी। धक्का लगने से मनोज के हाथ से परी का हाथ छूट गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। अनन्या अपनी बेटी को लेकर तुरंत टैक्सी में बैठ गई और टैक्सी चल पड़ा। मनोज टैक्सी के पीछे तेज कदमों से दौड़ा, मगर टैक्सी तेजी से चलता हुआ उसकी आंखों से ओझल हो गया। आनंद फानन में मनोज ने दूसरा टैक्सी किया और अनन्या के पीछे लगा दिया। आज वह अपनी बेटी से मिलने के लिए ऑफिस से पूरे दिन की छुट्टी लेकर आया था। उसने सोचा था बेटी को बोर्डिंग स्कूल से बाहर लाएगा, फिर उसके साथ कुछ घंटे बिताएगा, उसे मॉल ले जाकर उसके पसंद की खिलौने दिलाएगा। इसमें इस बेचारी का क्या कसूर? मगर अनन्या ने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। दोनों के तलाक को 1 साल ही हुआ था। 7 वर्षीय परी की कस्टडी अनन्या को मिली थी, मगर परी की पढ़ाई का सारा खर्चा मनोज उठा रहा था। पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा लगे, इसके लिए अनन्या ने परी को महंगे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। बोर्डिंग स्कूल में डालने का मनोज ने काफ़ी विरोध किया था, मगर उसकी एक न चल पाई। अनन्या तलाक के बाद भी उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। आज तो उसने हद कर दी थी। लंबे इंतजार के बाद वह बिटिया से मिलने आया था, मगर उसे नहीं मिलने दिया गया। वह बेटी के लिए उसका मनपसंद पिज़्ज़ा, बर्गर बनवा कर लाया था, चॉकलेट्स लाया था, कपड़े लाया था, उसके लिए बार्बी डॉल खरीद कर लाया था। 1 महीने से बेटी को देखने का इंतजार कर रहा था। अब बेटी से न मिल पाने का दर्द उसकी आंखों को भिगो रहा था। वह टैक्सी से उसका पीछा करते हुए सोच रहा था, मैं कोर्ट में याचिका दायर करूंगा। बाप हूँ उसका, कैसे मिलने नहीं देगी? मुझे कस्टडी मिलती तो मेरी बिटिया मज़े से मेरे घर में रहती, उसे दादी चाचा का प्यार मिलता। उस खड़ूस औरत ने उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया है। बेटी पर उसे जरा भी दया नहीं आई। जब वह स्टेशन पर पहुंचा तो देखा अनन्या बेटी का हाथ पकड़कर ट्रेन में चढ़ रही थी। वह भी उनके पीछे पीछे ट्रेन में चढ़ गया। जनरल डिब्बा था। डिब्बे में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। वह अपनी बेटी परी के पास जाकर बैठ गया। जब अनन्या ने मनोज को देखा तो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, तुम यहाँ भी मेरे पीछे आ गए? मनोज बोला, तुम्हारे पीछे कौन आया है? मैं तो यहाँ अपनी बेटी के लिए आया हूँ। कहते हुए उसने परी को पुचकारते हुए अपनी गोद में बैठा लिया। परी पापा पापा कहते हुए उससे लिपट गई। बेटी के सर पर हाथ फेरते समय मनोज की आंखों में आंसू आ गए। फिर वह बेटी को बर्गर खिलाने लगा। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। अनन्या सोच रही थी अब वह ट्रेन से नीचे उतर जाएगा, मगर मनोज तो बेटी से बतलाने में बिजी था। फिर धीरे धीरे चलती ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। अनन्या बोली, पूरे रास्ते मेरा खून पीने का इरादा है क्या? उतरे क्यों नहीं? मनोज बोला, 4 घंटे बेटी के साथ सफ़र में बिताऊंगा। अनन्या का सुबह से सिर दुख रहा था। वह बेहद ज़्यादा चिड़चिड़ाई हुई थी। गुस्से में बोली, मैं नहीं चाहती तुम्हारा मनोज चेहरा पूरे रास्ते देखना पड़े।
अगले स्टेशन पर उतर जाना। अगले स्टेशन के बाद मैं तुम्हें परी को छूने भी नहीं दूंगी। मनोज कुछ बोला नहीं, बस शिकायत भरी नज़रों से उसे देखता रहा। जब दोनों की नज़रें मिली तब मनोज ने दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। मनोज ने महसूस किया वह 1 साल में ही बहुत बदल गई है। अब पहले की तरह चेहरे पर चमक नहीं रही, बहुत ज़्यादा दुबली भी हो गई थी। दोनों ने 9 साल साथ गुजारे थे। वह सोचने लगा कितने हसीन दिन थे वो, यह कितना प्यार करती थी मुझे। थोड़ा सा लेट हो जाता था तब कितनी चिंता करती थी। घर आते ही शुरू हो जाती थी, कितना अधिकार जमाती थी। और आज पास बैठा हूँ तब भी इसकी आंखों को चुभ रहा हूँ। उधर अनन्या का सिर बहुत तेज दर्द कर रहा था। 2 बार पेन किलर टैबलेट ले चुकी थी, मगर दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर से मनोज ने उसका मूड और भी ज़्यादा खराब कर दिया था। बेटी से न मिलने देकर वह उसे सजा देना चाहती थी, मगर वह तो उसके पीछे चला आया था, जो उसके सिर दर्द को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। तलाक के समय अनन्या ने उससे क्षतिपूर्ति और निर्वाह भत्ते के रूप में 1 पैसा भी नहीं लिया था। अब वह खुद कमा रही थी। तलाक होते ही उसने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली थी। मनोज जो भी मेंटेनेंस दे रहा था, बेटी की पढ़ाई के लिए ही दे रहा था। वह उसे दिखाना चाहती थी कि वह खुद भी कमा कर अपना पेट भर सकती है। वह बहुत ज़्यादा जिद्दी थी। सिर दर्द कम नहीं हुआ तो अनन्या ने अपने सिर को चुन्नी से कसकर बांध लिया। मनोज ने गौर से उसकी तरफ देखा। वह सोचने लगा कि ये सिर पर चुन्नी लपेट रही है, ज़रूर इसका सिर दर्द कर रहा होगा। मैं जानता हूँ इसका दर्द दवा से ठीक नहीं होगा। इसे मेरे हाथों से सिर में मालिश करवाने की लत लगी हुई है। जब दर्द बढ़ता होगा तब इसे मेरी याद तो ज़रूर आती होगी। उधर अनन्या भी यही सोच रही थी कि ये शख्स कभी उसके सिर दर्द की दवा था, आज खुद उसका सिर दर्द बन चुका है, क्योंकि आज वही उसकी टेंशन का कारण था। थोड़ी सी टेंशन होते ही अनन्या का सिर दर्द करने लगता था। वह माथे को पकड़े ट्रेन की खिड़की को कंधा लगाए टुकुर टुकुर मनोज को देख रही थी। अचानक मनोज ने बेटी को दूसरी तरफ बैठाया और खुद अनन्या के करीब बैठ गया। उसे करीब बैठते देखकर अनन्या ने तुनक कर उसकी तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो ये क्या बेहूदगी है। मनोज बोला, एक बात कहूँ। वह गुस्से में उसे देखते हुए बोली, क्या है। वह डरते डरते बोला, अपना सिर इधर करो, थोड़ा दबा दूं। अनन्या ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा, फिर बोली, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें पता नहीं क्या, अब तुम मेरे पति नहीं हो और मैं पराये मर्द को अपना शरीर नहीं छूने देती। वह उसके सिर की तरफ देखते हुए उदास होकर बोला, कुछ पलों के लिए दोस्त ही समझ लो, मुझे तुम्हारा दर्द नहीं देखा जा रहा है। अनन्या ने बुरा सा मुंह बनाया, फिर चुपचाप खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी। मनोज अपनी बेटी से बोला, परी बेटा, अपनी मम्मी से कहो ना मुझसे अपने सिर में मालिश करवा ले, मैं बहुत अच्छी मालिश करता हूँ। परी बोली, मालिश करवा लो ना मम्मा, मेरे पापा के हाथों में जादू है, छूते ही तुम्हारा सर दर्द गायब हो जाएगा। मम्मा, अनन्या असहज महसूस कर रही थी। गुस्से में बोली, बेटा ये तेरा पापा है, मगर मेरे लिए अब अनजान मर्द है। इनसे बोलो मैं कोई वेश्या नहीं हूँ जो अनजान पुरुषों से अपने शरीर की नुमाइश करवाऊं। अनन्या के कटु शब्द सुनकर मनोज को झटका सा लगा। उसकी बात उसे कांटों की तरह चुभ गई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। बोला, अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेने के बाद जो रिश्ता बनता है ना, उसे कोर्ट के चंद कागज नहीं तोड़ सकते। तुम हमेशा मेरी पत्नी रहोगी, 7 जन्म न सही, इस जन्म में तो तुम मेरी पत्नी ही कहलाओगी। वो उसकी आंखों में झांकते हुए तीखे स्वर में बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं फिर से तुम्हारी जिंदगी में लौट कर आऊंगी। मनोज नजरें झुकाकर बोला,
तुम्हारा तो पता नहीं, मगर मैं ये वादा करता हूँ, इस जन्म में तुम्हारा ही रहूँगा। किसी पराई औरत की तरफ देखूंगा भी नहीं। मनोज के ये शब्द सुनकर अनन्या के दिल में खलबली सी मच गई, मगर उसने आंखों से जाहिर नहीं होने दिया। मगर बाहर से उन्हीं तीखे शब्दों से उस पर प्रहार करते हुए बोली, अपने डायलॉग अपनी जेब में रखो। जब पास थी तब तो तुम्हें मेरी जरा भी कदर नहीं थी। उस समय तो तुम्हें माँ बाप और भाई भाभी बहन ज्यादा अच्छे लगते थे। वह उदास होकर बोला, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना, क्या मैं सचमुच गलत था? क्या एक पुरुष को अपने परिवार के प्रति कोई दायित्व नहीं होते? अनन्या बोली, ये नैतिकता और दायित्व की बातें मुझसे मत करो। एक औरत को अपना मर्द पूरा का पूरा चाहिए। टुकड़ों में बटा हुआ मर्द उसे पसंद नहीं आता। वह एक वकील की तरह अपनी दलील उसके सामने रखता हुआ बोला, पुरुष टुकड़ों में तब बंटता है जब दूसरी औरत के पास जाने लगता है। परिवार के सदस्यों के लिए सोचने वाला मर्द बटा हुआ नहीं, जुड़ा हुआ कहलाता है। अनन्या खड़ी होकर परी के दूसरी तरफ बैठ गई। अब फिर से दोनों के बीच बेटी आ गई थी। दूरी बनाने के बाद वह बोली, तुम्हारी इन्हीं दलीलों के कारण मुझे तुमसे चिढ़ होती थी। तुम मेरे कभी नहीं हो सकते थे, इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। पर मेरी गलती कहाँ है अनन्या? उस समय भी तुम गलत थी और आज भी गलत हो। जरा ठंडे दिमाग से सोचो। उस दिन जब मैं सुबह सुबह अपने माँ के पास गया और बोला, माँ यह लीजिए, इस महीने की तनख्वाह मिल गई है। रात को जब मैं आया था आप सो रही थी। हाँ बेटा, कल कमजोरी से नींद जल्दी आ गई, कहते हुए मीरा देवी पैसे लिफाफे से निकाल कर गिनने लगी। और सुनो माँ, अगले महीने मेरा प्रमोशन होने वाला है। मनोज ने प्रसन्नता से कहा तो मीरा देवी की आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। आज अगर तेरे पापा होते कितना खुश होते। हाँ माँ, अब मैं मंदिर जाकर गरीबों को खाना बांटूंगी। भगवान तुझे खूब तरक्की दे। तूने अपने भाई और बहन की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। ठीक है माँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं नाश्ता कर लेता हूँ। मनोज ने अपनी माँ से कहा तो मीरा देवी बोली, बहू अनन्या को आवाज लगाया, मनोज को नाश्ता टेबल पर लगा दे। लाई माँ जी। अनन्या किचन से 2 आलू का पराठा दही के साथ मनोज को परोस देती है और कहती है, सुनिए, मेरे मायके में मेरी छोटी बहन की शादी है, तो मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। 50,000 रुपये चाहिए। पर अनन्या, माँ तो बता रही थी कल तुमने 20,000 रुपये लिए थे। और कितने पैसे चाहिए? अगर चाहिए तो अगले महीने ले लेना। वैसे भी शादी में अभी समय है, मैं पैसे अभी नहीं दे पाऊंगा। उसी समय मीरा देवी के कदमों की आहट से अनन्या चुप हो गई। मीरा देवी बोली, मनोज तुझे बताना भूल गई, मैंने कल 50,000 रुपये की शॉपिंग की है। वो क्या है ना, तेरी बहन सीमा के होने वाले बच्चे के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदा है। बच्चों के पालना, चांदी के कड़े वगैरह। पहली बार नानी बनने जा रही हूँ, बड़े अरमान है मेरे। हाँ माँ, तुझे जो ठीक लगता है कर, मुझे हिसाब देने की जरूरत नहीं है। माँ बेटी की बात सुनकर अनन्या जल भून गई। थोड़ी देर में मनोज का छोटा भाई संजय बोला, भाभी जल्दी से नाश्ता लगाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ अनन्या, सुनो, मेरे लिए 1 कप चाय बना देना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। संजय नाश्ता बड़े मज़े से लेकर खा रहा था। भाभी, आलू के पराठे बहुत टेस्टी बने हैं, 2 और मिलेंगे? अनन्या ने किचन से आवाज लगाया, आटा खत्म हो गया है, अब शाम को खाना। मनोज ने गुस्से में बोला, अनन्या यह क्या तरीका है? आटा तो गूंथा जा सकता है, उसे पेट भरकर खाने तो दो। अरे ज़्यादा खाएगा तो पूरा दिन सोता रहेगा, कम खाएगा कुछ तो दिमाग चलेगा। मनोज बोला, तुम्हें ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप आलू के पराठे बनाकर दो। संजय बोला, नहीं भैया, मेरा पेट भर गया है, मैं तो ओवर ईटिंग कर रहा था।
अच्छा भैया सुनो, मुझे एमबीए की फीस भरनी है, कुछ पैसे चाहिए। मनोज बोला, जो भी पैसे चाहिए माँ से ले लेना। वैसे कितने चाहिए भैया? आजकल कॉलेज की फीस बहुत महंगी हो गई है, यही कुछ 2 लाख रुपए चाहिए। ठीक है बेटा। संजय, मैं अभी अलमारी से पैसे लेकर आती हूँ, मीरा देवी ने कहा। क्यों पैसे दे रही हैं माँ जी? अनन्या बोली। यह पढ़ाई नहीं, अय्यासी करता है पूरा समय। कब तक आंखों में पट्टी बांधकर तमाशा देखती रहोगी? माँ जी समझाती नहीं क्यों अपने इस लाडले को? अनन्या बड़बड़ाती जा रही थी। एक तरफ बड़ा बेटा इतना मेहनत करके कमा रहा है, पसीने बहा रहा है। आप है माँ जी, अपने नवाब पर पैसे लुटाती जा रही हैं। आपको मालकिन बना दिया आपके बेटे ने, तो इसका फ़ायदा उठा रही हैं। कब तक भाई के पैसों पर मौज करेगा? अगर मैंने पैसे शॉपिंग के लिए मांगा तो मुझे नहीं मिलते। हमेशा मुझे अपने शौक मारने पड़ते हैं। और देवर जी पढ़ाई के नाम पर न जाने कितना फिजूल खर्च करते रहते हैं। 2 साल से इसी कॉलेज में लटके पड़े हैं। अरे, कब तक भाई के पैसों को लुटाएगा? अगर इस घर में रहना है तो कमाना पड़ेगा, समझे? अनन्या, अपनी जबान पर लगाम दो, कहते हुए मनोज ने अनन्या के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। भैया, भाभी सही कह रही है। मैं घर तभी वापस आऊँगा जब कुछ बन जाऊँगा। आंखों में आंसू लिए संजय बोल रहा था। प्लीज़ संजय मेरे भाई, रुक जाओ, यह घर तुम्हारा भी है। संजय बोला, नहीं भाई, आप मुझे मत रोकना। माँ, मुझे आशीर्वाद दो। पर बेटा, तू सड़कों पर रहकर क्या करेगा? मीरा जी रोती जा रही थी। संजय के घर जाते ही मनोज गुस्से में आग बबूला हो गया और अनन्या से बोला, पड़ गई कलेजे में ठंडक। अब तू भी इस घर से निकल जा, मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहता। हाँ हाँ, चली जाऊंगी। अनन्या ने गुस्से में तमतमाते हुए अपना सूटकेस पैक किया और अपनी बेटी परी को लेकर जाने लगी। तो मीरा देवी बोली, बहू, मनोज तो अभी गुस्से में है, यह घर छोड़कर मत जाओ। मनोज बोला, माँ, अगर यह घर छोड़कर जा रही है तो मैं इसे लेने नहीं आऊँगा। हाँ हाँ, इस घर में रहना ही कौन चाहता है, रहो अपनी माँ के पास, बोलकर अनन्या घर छोड़कर चली गई। मनोज का जब गुस्सा शांत हुआ तो वह अनन्या और अपनी बच्ची को लेने के लिए तड़प उठा। वह उसे मनाने के लिए कई बार उसके घर के चक्कर काटता रहा, पर अनन्या उसे वापस न आने का फैसला सुनाया। अनन्या ने मनोज से बोला, अगर मुझे वापस घर ले जाना चाहते हो तो मेरी शर्त है, अपनी माँ भाई बहन से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मेरा पति पूरा चाहिए, न कि 2-4 हिस्सों में बटा हुआ। मनोज को उसकी शर्त मंजूर नहीं थी। वह घर वापस चला आया और कुछ ही दिन बाद अनन्या ने तलाक के कागजात उसके घर भिजवा दिए। फिर क्या था, उन दोनों का तलाक हो गया। पापा, यह बार्बी डॉल बहुत सुंदर है। परी की आवाज़ से मनोज और अनन्या वर्तमान में आए। मनोज ने कहा, हाँ बेटा, एकदम तुम्हारी माँ की तरह, यह डॉल बहुत सुंदर है। कहते हुए मनोज अपनी बेटी परी को किस करने लगा तो परी की डॉल नीचे गिर गई और किस सीधा अनन्या के गालों पर हो गया। अनन्या शर्म से झेपा गई। एक मीठी सी सिरहन उसके पूरे शरीर पर महसूस होने लगा। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। अनन्या बोली, अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मनोज दबी दबी आवाज में बोला, एक बात पूछूं? वह परे देखते हुए बोली, क्या मनोज? बोला, मुझसे दूर होकर तुम खुश हो क्या? क्या मैं सचमुच बुरा हूँ? क्या अकेले में तुम्हें मेरी जरा भी याद नहीं आती? क्या अपने परिवार और भाई बहन को चाहना गलत बात है? क्या मुझ में सिर्फ कमियां ही हैं? मेरी थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ भी तुम्हें याद नहीं आती क्या? वह अनमनी सी होकर पहलू बदलने लगी थी। फिर काफ़ी देर बाद बोली, मैं अब लौट कर तुम्हारे शहर में नहीं आऊँगी। अब अपने मायके में ही कोई किराए का मकान लूँगी, वहीं नौकरी करूँगी।
और परी को भी वहीं पढ़ाऊंगी। ये सुनकर मनोज का दिल और भी ज़्यादा दुखी हो गया था। वह सोच रहा था, इस औरत को सज़ा देने के अलावा कुछ भी नहीं आता। अब यह मेरी बेटी को और भी ज़्यादा मुझसे दूर करना चाहती है। मनोज का मन दुखी हो गया था। धीरे धीरे रात होने को थी। वह खिन्न मन से उठा और सामने वाली खाली सीट पर बैठता हुआ बोला, अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा। अब तुझे और परेशान नहीं करूंगा। पापा को उदास देखकर परी भी मम्मी के पास से खड़ी होकर मनोज के पास बैठ गई। जिस सीट पर मनोज बैठा उस पर पहले से एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी। वह दोनों की बातें सुन रही थी। शुरू में तो मनोज और उस लड़की के बीच में गैप था, मगर जब परी भी पापा के पास बैठ गई तब दोनों के बीच का गैप खत्म हो गया था। अब वह सुंदर सी लड़की मनोज को टच होकर बैठी थी। दोनों के कंधे और पैर आपस में टकरा रहे थे। चुपचाप बैठी अनन्या की नज़र बार बार उन दोनों के टकराव बिंदुओं पर जा रही थी। अनन्या सिर दर्द के कारण पहले से अपसेट थी। अब मनोज का उस लड़की को टच होना उसे परेशान कर रहा था। अनन्या सोच रही थी कि ये लड़की कितनी बदचलन है, जानबूझकर मेरे पति से टकरा रही है। मनोज इससे दूर रहने की कोशिश कर रहा है और ये उसमें घुसी जा रही है। अनन्या ने गौर से सामने बैठे पति की तरफ देखा। वह आज भी हैंडसम दिखता था। लंबी हाइट, चौड़े कद, उभरी हुई छाती, भरा पूरा शरीर, आज भी उसमें लड़कियों को लुभाने वाली कशिश बाकी थी। अब दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी, मगर नज़रों के टकराने से बिना शब्दों के द्वंद्व जारी था। मनोज बेटी को वो सारा सामान दे रहा था जो उसके लिए लाया था। बेटी अब मिलना पता नहीं कब होगा, तो मुझे याद तो करेगी ना। तेरी माँ तो मुझे मिस नहीं करती, पर तू तो मुझे मिस करेगी ना। हाँ पापा, ज़रूर मिस करूँगी, कहते हुए अपने पापा के गले लग गई। स्त्री सुलभ ईर्ष्या और जलन में तप रही अनन्या से रहा नहीं गया। वो अपने सिर पर बंधी चुन्नी को कसकर गांठ लगाते हुए बोली, परी अपने पापा को बोल दे यहाँ आकर बैठ जाए। ये सुनकर मनोज ने अजीब सी नज़रों से अनन्या को घूरा, जैसे पूछ रहा हो कि जब रिश्ता ही नहीं बचा तो क्यों कह रही हो तुम्हारे पास आकर बैठ जाऊं। मनोज ने अनन्या की वही पुरानी नज़रें महसूस की जब वह किसी औरत की तरफ भूलवश भी देखने लगता था। तब वह ऐसे ही हक से उसे घूरा करती थी। वह लड़की मनोज से सट कर बैठी मोबाइल चला रही थी, मगर उसके कान शायद तलाकशुदा पति पत्नी की बातों को सुन रहे थे। इसलिए जब अनन्या ने मनोज को वापस अपने पास आने को कहा तो वह मुस्कुराने लगी थी। मनोज परी को साथ लेकर वापस अनन्या के पास बैठ गया। इस बार वह अनन्या के पास बेहद पास बैठा था। इतना पास बैठा कि अनन्या की नाक में मनोज द्वारा लगा रखे सेंट की खुशबू टकराने लगी। जानी पहचानी खुशबू पाकर अनन्या सोचने लगती है कि आज भी वही सेंट लगाता है जो मैं इसे लाकर दिया करती थी। दूर रहकर भी अब मेरी पसंद को नहीं छोड़ पाया है। मनोज उदास होकर बोला, तुम परी को अपने पीहर में पढ़ाओगी तो मैं उससे कैसे मिलूंगा। अनन्या बोली, ट्रेन में बैठकर चले आना, 4 घंटे का ही रास्ता तो है। वह बुझे मन से बोला, तुम यही चाहती हो ना मैं तुम लोगों की ज़िंदगी से दूर रहूं। ये सुनकर अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। काफ़ी देर बाद वह फिर बोला, मम्मी बहन चाहती हैं मैं दूसरी शादी कर लूं। तुम्हारी क्या राय है इस बारे में। इतना सुनते ही वह उखड़ गई। बोली, मुझे क्या सुना रहे हो, तुम्हारी मर्जी है। मैंने तो तुम्हें 1 साल पहले ही आज़ाद कर दिया था। अब मुझे पूछ कर शादी करोगे क्या। उसके तीखे शब्द सुनकर मनोज कुछ नहीं बोला। उसे चुप देखकर अनन्या ही बोली, कुछ देर पहले तो बोल रहे थे मैं हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा, इस जन्म में पराई औरत की तरफ देखूंगा भी नहीं। तुम मर्द लोग ऐसे ही होते हो, औरत के बिना तुम्हें
चैन नहीं पड़ता। वह सफाई देते हुए बोला, मैंने कब कहा दूसरी शादी कर रहा हूँ। मम्मी बहन जो चाहती हैं वही बात बता रहा हूँ। जो तुम्हें ठीक लगे करो, मुझसे इससे क्या मतलब। कहते हुए वो अपने सिर को दोनों हाथों से दबाने लगी। मनोज बोला, ज़्यादा दुख रहा है क्या? लाओ थोड़ा सा दबा दूं, आखिरी बार ही सही, एक बार तुम्हें छू लूं। कहते हुए मनोज की आंख भर आई। अनन्या चुप रही। अचानक ट्रेन धीरे होने लगी थी। मनोज बोला, शायद कोई स्टेशन आया है, मैं यहीं उतर जाता हूँ। कहते हुए वह बेटी को प्यार करने लगा। बोला, मैं जाता हूँ बिटिया, अगले महीने फिर तुमसे मिलने आऊँगा, तुम अच्छे से रहना। अपनी मम्मी को परेशान मत करना और उसका ख्याल रखना। शायद मैंने अनन्या को बहुत परेशान किया, पर तुम मत करना। ट्रेन रुक चुकी थी। वह अनन्या की तरफ भरी आंखों से देखता हुआ बोला, अपना ख्याल रखना। जब भी लगे कि अब अकेले नहीं रहा जाता, मुझे एक फ़ोन कर देना। मैं बिना कोई सवाल करे तलाक को भूलकर तुम्हें लेने आ जाऊंगा। उसके गालों को हाथ से खींचते हुए जाने लगा। रात होने से अंधेरा काफ़ी हो गया था। वह जा ही रहा था कि किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। वह बिना मुड़े ही बोला, अब जाने दे बेटा, छोटा स्टेशन है, गाड़ी चल पड़ेगी। अचानक उसके कानों में अनन्या की आवाज़ गूंजी, मैं भी साथ चल रही हूँ, मेरा बैग उठा लो। मनोज ने झटके से मुड़कर देखा। उसका हाथ बेटी ने नहीं, अनन्या ने पकड़ रखा था। उसने ये भी देखा कि अनन्या की आंखों में झरझर आंसू बह रहे थे। वह खुशी से चिल्लाया, तुम सचमुच चल रही हो? वह सुबकते हुए बोली, हाँ मैं भी चल रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरी जिद के कारण तलाक हुआ, मगर तुमसे दूर रहकर 1 साल में ही थक गई हूँ। अब और अकेले मुझसे नहीं चला जाता। परिवार के इम्पोर्टेंस समझ गई हूँ। जब मेरी भाभी ब्याह कर आई और वह मेरे भाई को लेकर अलग घर में रहने लगी, अब माँ पिताजी अकेले बुढ़ापा काट रहे हैं, आंसू पीकर जी रहे हैं, बहू और बेटे के लिए। अब मैं समझ गई कि परिवार कितना इम्पोर्टेंट होता है। अपना परिवार तोड़ चुकी हूँ, तो बुढ़ापे में अपने माँ बाप का ही सहारा बनने मायके जा रही थी। मनोज तो जैसे सदमे में था। वह पागलों की तरह अनन्या की तरफ देखे जा रहा था। अनन्या बोली, क्या देख रहे हो? गाड़ी चल पड़ेगी, जल्दी बैग उठाओ और नीचे उतरो। उसने जल्दी में बैग उठाया और बेटी का हाथ पकड़कर ट्रेन से नीचे उतर गया। कुछ देर बाद वे दूसरी ट्रेन पकड़कर वापस जा रहे थे। परी रात होने से सो चुकी थी। अनन्या ने सिर पर बंधी चुन्नी खोल दी थी। अब उसका सिर मनोज की गोद में था और वह धीरे धीरे उसके सिर में मालिश कर रहा था। अनन्या का दर्द एकदम गायब हो चुका था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे सारी उलझनें एकदम से गायब हो गई और वह फिर से सुरक्षित हाथों में लौट आई हो। मनोज उसके सिर में उंगलियां चलाते हुए बोला, एक बात पूछूं? वह आंखें बंद किए ही बोली, क्या? वह बोला, कई बार मैं तुझे समझ नहीं पाता। तू बोलती कुछ है और करती कुछ है। वह आंखें बंद किए ही बोली, जब समझ में ना आऊं तब डांट मार कर ढंग से पूछ लिया करो। वह बोला, मुझे गुस्सा करना नहीं आता। अनन्या बोली, ज़्यादा सीधे हो तभी हमारा तलाक हो गया। वह बोला, अब घर चल रही हो, अगर मेरी माँ से तुम्हारी अब भी नहीं बनी तब क्या करोगी? वह बैठकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, 1 साल तुमसे दूर रही हूँ, मुझे सब समझ में आ गया है। तुम्हारी माँ भाई तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझूं। फिर भी अगर मैं कलह करूं तो खींच कर मुझे एक थप्पड़ लगा देना। वह मासूमियत से बोला, थप्पड़ खाकर जब रोओगी तब? वह भरी आंखों से बोली, जब रोऊं तब कस कर सीने से लगा लेना। मैं सारा दर्द, सारे गीले शिकवे भूल जाऊंगी। उसी पल मनोज ने प्यार से अपनी पत्नी को बाहों में भर लिया। यह क्या कर रहे हैं जी? छोड़िए, घर चलकर। ससुराल पहुंचते ही अनन्या ने अपना घूंघट कर लिया
और दरवाजे की घंटी बजाई। जब मीरा देवी ने दरवाज़ा खोला तो सामने औरत को देखकर चिल्लाने लगी कि यह तू किसे ले आया मनोज? बोला था बहू को लाना। माँ देखो तो सही कौन है। अनन्या ने जैसे घूंघट ऊपर उठाया, सामने बहू को खड़ा देखकर वह खुशी से रो पड़ी। तू वापस आ गई बहू। देख तेरे बिना हमारा घर कितना सूना है। अब छोड़कर मत जाना हमें और हमारे परिवार को। मनोज को भी तेरी ज़रूरत है। हाँ माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप सबसे दूर रहकर मुझे परिवार की अहमियत समझ आई। दोस्तों, शादी करने का यह मतलब नहीं होता कि पति सिर्फ पत्नी के आगे पीछे घूमे। उसके परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति भी बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। इसके चलते कभी भी अपने प्यार भरे रिश्ते को खत्म न करें। आई होप आपको हमारी कहानी पसंद आई है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट में ज़रूर बताएं मनोज अपनी जगह सही था या गलत।